सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 4 देख रहे हैं, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इसमें हम देखेंगे कि विश्व के अधिकांश भाग बड़े तेजी से एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और वो सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तौर पर और आर्थिक इकोनॉमी के तौर पर एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। हम यहां पर बात करेंगे वैश्वीकरण की और वैश्वीकरण में बात करेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। तो वैश्वीकरण को बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी जिनका एस्टैब्लिशमेंट एक से ज्यादा राष्ट्र में होता है, देशों में होता है। तो उनके विदेश व्यापार, उनका जो विदेशी निवेश है, जो वो ट्रेड करते हैं और जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसके माध्यम से देशों के बीच, जिन जिन देशों में ये काम कर रहे हैं उनके बीच एकीकरण होता है, या कहें एकीकरण के रूप में हम इसको परिभाषित कर सकते हैं वैश्वीकरण। 30 वर्षों में, जो पिछले 30 वर्ष हमने देखे, उसमें जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसने दूर दूर के भागों को जोड़ने के लिए और जोड़ने में बहुराष्ट्रीय कंपनियां सामने आई और उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है, कैसे ग्लोबलाइजेशन होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ते हैं, अच्छे बुरे, उनको समझने के लिए जो उत्पादन करती है, क्योंकि जो कंपनियां हम बात करें, कंपनी मतलब उत्पादन, चाहे वो किसी उत्पाद का उत्पादन करें या सर्विसेज का, सेवाओं का उत्पादन करें, तो उनका एकीकरण यानी इंटीग्रेशन, और बाजार का, क्योंकि अलग अलग बाजार अलग अलग देश में है, उनका एकीकरण, ये एक महत्वपूर्ण धारणा है। तो 3 चीजों को, 3 कारकों को या 3 फैक्टर्स को बल दिया गया है जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं। एक तो यह है कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में बड़ी तेजी से उन्नति हो रही है, बड़ी तीव्र उन्नति हो रही है। व्यापार या ट्रेड बहुत अच्छा हो रहा है देश में और विदेश में, और साथ में जो इन्वेस्टमेंट है, कहीं से कहीं पर पैसा रखना, डालना या किसी उद्योग में पैसा इन्वेस्ट करना, इन नीतियों का जो उदारीकरण है या कहें लिबरलाइजेशन, जब चीजें स्ट्रिक्ट होती हैं उसको हम जरा ढीला कर देते हैं तो वो उदारीकरण, हम उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। और साथ में WTO जैसे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उनका क्या रोल है, वो क्या है और उनका दबाव कैसा है। आज के विश्व में उपभोक्ता यानी हम कंज्यूमर्स, उनके सामने कोई भी वस्तु है या कोई भी सेवा है, उनकी भरमार है, यानी उनके पास बहुत सारे विकल्प हैं, एक से ज्यादा। अगर आप एक टूथपेस्ट लेने निकले तो आपको 50 टूथपेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे वो किसी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने बनाया हो या किसी विदेशी कंपनी का हो। तो विश्व में जितने भी बड़े बड़े शीर्षस्थ विनिर्माता का मतलब होता है जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो जितने भी बड़ी बड़े आपके विनिर्माता हैं जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनके द्वारा बहुत सारी चीजें, इसका एग्जाम्पल देना बहुत कठिन है, अगर नाम हम दे सके तो डिजिटल कैमरे हो गए, मोबाइल फोन हो गया, टेलीविजन के नए नए मॉडल, बड़े बड़े इंच के टीवी, LCD, LED, 3D टीवी, 4K टीवी, HD टीवी, अल्ट्रा HD टीवी, गाड़ियां, बहुत तरह की गाड़ियां, ये सब हमारे लिए अवेलेबल है, सुलभ है। अब बाजार में जितना तेजी से परिवर्तन हो रहा है, उनको हम कैसे समझेंगे और उसके पीछे कारण क्या है, उनको हम कैसे समझेंगे। कुछ ही वर्षों में हमारा बाजार पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। क्या कारण है इसके? कुछ चित्र मैं दिखाना चाहूंगा यहां पर कि कैसे आप चीजें बेच रहे हैं और क्या क्या होर्डिंग्स में लगा हुआ है, दुकानों की भरमार है, लेकिन दुकानों में जो सामान है वो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है और कैसे वैश्वीकरण इसमें अपना रोल अदा करता है, क्योंकि यही इकोनॉमी है, बेचना खरीदना, यही तो इकोनॉमी है। 20वीं शताब्दी में अगर हम जाएं, इसके मध्य में जाएं, थोड़ा पीछे की तरफ जाएं, तो उस समय उत्पादन हमारे देश की सीमाओं के अंदर ही सीमित था, यानी हिंदुस्तान थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव था, लिबरल नहीं था। जो भी उत्पादन था वो हमारे देश की परिधि के अंदर ही होता था। चीजें कौन सी आती थी बाहर से, केवल क्या आता था
जो कच्चा माल है, जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कच्चा माल आता था, कोई खाद्य पदार्थ है जो हमारे अवेलेबल नहीं है, और साथ में कुछ ऐसे तैयार उत्पाद आते थे, बहुत ही कम आते थे, वही आते जाते थे या उनका व्यापार होता था कहीं। अब ये जो बड़ी कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिन्हें हम कहते हैं, बहु मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा कह सकते हैं, राष्ट्र मतलब नेशंस, देश, तो बहुराष्ट्रीय कंपनी ये होती है, जैसे अगर हमने कहा मल्टीनेशनल कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी, तो ये एक देश हो गया, ये दो देश हो गया, तीन देश हो गया, इनमें ये अपने काम करती है, इनका उत्पादन है, इनका व्यापार है, ट्रेड है, और इकोनॉमी में इनका इन्वॉल्वमेंट है, अर्थव्यवस्था में इनकी दखल है। तो यहां से शुरुआत हुई, ये बड़ी कंपनियों की शुरुआत यहीं से उभरने से शुरुआत हुई, क्योंकि यहां पर जो मैं मध्य की बात कर रहा हूं 20वीं शताब्दी में, यहां पर एमएनसी शुरू हुई। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अगर मैं और थोड़ा सा व्याख्या करूं, तो वो ऐसी कंपनियां होती हैं जो एक से अधिक देश, ध्यान रखिएगा, एक से अधिक देशों में उत्पादन करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ऐसे नहीं कि यहां पर उत्पादन किया और यहां पर भेज दिया, यहां पर उत्पादन किया यहां भेज दिया, यहां से उत्पादन किया यहां भेज दिया, नहीं, यहां पर भी उत्पादन हो रहा है, यहां पर भी उत्पादन हो रहा है। उत्पादन केवल, ध्यान रखिएगा, केवल सामान का नहीं, सेवाओं का भी। तो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर एक तो उनका नियंत्रण है या उनका मैनेजमेंट है, उनका स्वामित्व है। तो जो नियंत्रण और स्वामित्व एक से ज्यादा देशों में उत्पादन कर रखती हैं, वो एमएनसीज कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनियां कहलाती हैं। इसका मतलब यह है कि उनका कार्यालय इन सभी देशों में होगा, उत्पादन के लिए कारखाने यहां पर स्थापित होंगे, और वो इसलिए करते हैं, उनका मेन कारण क्या है। अब देखें कि अगर आप कनाडा जाएंगे तो वहां पर आप किसी को भी रखेंगे तो मिनिमम $14 आपको देने पड़ेंगे किसी की कोई भी काम के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 घंटा। अगर आप यूएस में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर डॉलर जो है 55 रुपए का है, 52 रुपए का है, यहाँ डॉलर आपका 70 रुपए का है हिंदुस्तान के हिसाब से देखें तो यहाँ पर करीबन $10 एक मिनिमम वेज तय की हुई है, इतना पैसा देना पड़ेगा। अब आप देखिए, आप $14 अगर 8 घंटे के लिए देंगे तो कितना ज्यादा पैसा आप दे रहे हैं किसी को। तो अगर आपको श्रम सस्ता चाहिए तो आप किन देशों की तरफ जाते हैं? आप जाते हैं हिंदुस्तान की तरफ, जहां पर लेबर ज्यादा है, रिक्वायरमेंट काम की ज्यादा है, लोगों को काम चाहिए। चाइना जाएंगे, चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लोगों को काम चाहिए। ऐसे देशों में जाएंगे जो विकासशील देश है, तो जहां पर सस्ता श्रम मिलेगा और जहां पर संसाधन भी सस्ते मिलेंगे, संसाधन भी मिलना चाहिए, रिसोर्सेज भी मिलने चाहिए, तो आप ये जो पैसा है ये बचा सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान में आके प्रोडक्शन करते हैं, हिंदुस्तान में आप आते हैं, तो आपको सस्ता श्रम भी मिल जाता है, साथ में हिंदुस्तान के संसाधन भी आप उपयोग करेंगे और इससे ज्यादा लाभ मिलेगा। यही मेन काम है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या एमएनसीज एक ही देश में काम नहीं करती हैं, बल्कि अपना काम जो ले जाती हैं वो उस जगह ले जाती हैं वहां पर जहां पर उनको सस्ता श्रम और संसाधन मिलता है। अब इससे फायदा क्या होता है? ये फायदा ये होता है कि जिस देश में गए, जैसे हिंदुस्तान का एग्जाम्पल लें, यहाँ पर लोगों को काम मिलता है क्योंकि प्रोडक्शन हो रहा है, वहां लोगों को काम मिलता है, और वहां पर जो ये सामान बन रहा है या चीजें डेवलप हो रही हैं, तो कोई अगर अब जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया तो वो उसका डेवलपमेंट हो रहा है उस जगह का, लोग वहां पर आएंगे, दुकानें खोलेंगे, वहां चीजें बढ़ेंगी, तो दोनों तरफ बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नहीं, उस देश का भी फायदा होता है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, ये बेंगलुरु में एक कॉल सेंटर है जिसको हम बीपीओ भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया दूरसंचार सेवाएं हैं, इंटरनेट भी है, और ये विदेशी, यानी कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करें तो वहां पर उनको सूचना देता है, मदद करता है। वहां के जो ग्राहक हैं, जैसे मान लीजिए सोनी का टीवी है, उसमें कुछ खराबी आती है, तो वो बात करते हैं, तो ये लोग इनका सोल्यूशन देते हैं या उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो औद्योगिक उपकरण बनाने वाली एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए के अनुसंधान केंद्र में अपना उत्पादों का डिजाइन तैयार करती है। पुर्जे कहाँ बनते हैं? चीन में बनते हैं, चीन में बन रहे हैं। और जहाज क्या करता है? जहाज में लादा जाता है, मेक्सिको और पूर्वी यूरोप में इसको लाया जाता है। यहाँ पर आके ये जो उपकरण बन रहे हैं उनको जोड़ दिया जाता है और तैयार उत्पाद जो बन जाता है उसको पूरे विश्व में बेचा जाता है। अब आप देखें कि ये काम कहाँ कहाँ हो रहा है? चाइना में, मेक्सिको में, पूर्वी यूरोप में। और जो कॉल सेंटर है, यानी इस कंपनी के प्रोडक्ट का जो जब एक कंज्यूमर इसे ले लेता है तो उसकी प्रॉब्लम, उसकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए कॉल सेंटर हिंदुस्तान में। तो कितने सारे देश इन्वॉल्व हो गए, इसीलिए हम इनको, ऐसी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये केवल वैश्विक स्तर पर या फिर ग्लोबल स्तर पर या विभिन्न देशों के स्तर पर ही अपना तैयार उत्पाद नहीं बेच रही है, बल्कि
ये उत्पादों का, वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन भी विश्व स्तर पर कर रही हैं। अगेन एक ही बात दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि केवल ये नहीं कि एक देश से बना के ये दूसरे देश में भेज रही हैं, अलग अलग देशों में भेज रही हैं, नहीं, वो यहां भी बना रही हैं, यहां भी बना रही हैं, यहां भी बना रही हैं, यहां भी बना रही हैं। तो यहां वस्तुएं और सेवाएं सब जगह बना रही हैं। जैसे अभी हमने देखा कि चीन का एक सस्ता विनिर्माण केंद्र होने का एक लाभ है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ईजी है, लोग मिल जाते हैं सस्ते श्रम में। मैक्सिको और पूर्वी यूरोप में आए तो अमेरिका और यूरोप के बाजारों से इनकी निकटता है। मैक्सिको बिल्कुल अमेरिका के नीचे है। पूर्वी यूरोप में आए तो बाकी यूरोप कवर हो जाता है, तो बाजार पास में मिल जाता है। भारत में बड़े जबरदस्त इंजीनियर हैं, कुशल इंजीनियर हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलते हैं, शिक्षित युवक है। जो ग्राहकों की जो प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं इस सामान की जो बेचा गया उनको, उनकी सेवाएं या उनकी देखभाल, सेवाओं की देखभाल कर सकते हैं या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये समझिएगा कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन्हीं स्थानों पर उत्पादन करती हैं या अपना एक इंडस्ट्री स्थापित करती हैं, उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं। पहली चीज तो वो बाजार के करीब होना चाहिए, जैसे मैक्सिको और पूर्वी यूरोप का एग्जाम्पल हमने लिया, जहां पर लागत कम हो, जैसे हमने चाइना का एग्जाम्पल लिया, और कुशल और अकुशल श्रम यानी कि स्किल्ड और अनस्किल्ड, जैसे लेबर का काम होता है वो अकुशल होते हैं, जैसे कोई जिसमें स्किल चाहिए होता है, साइंटिफिक चीजें चाहिए होती हैं, जिसमें आपको पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है या कुछ आपने प्रैक्टिस की हो, आईटीआई या फिर कुछ पॉलिटेक्निक की हो या इंजीनियरिंग की हो, तो कुशल के लिए भी जहां पर ये दोनों ही लेबर अवेलेबल हो वहां पर वो जाकर अपना काम शुरू करती हैं। तो ये कारक होते हैं, ये फैक्टर होते हैं किसी भी एमएनसी को किसी देश में जाने के लिए। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनी ये सब करके करीबन 50 से 60% अपना बचत कर लेती है। आप सोचेंगे कि इतना बड़ा तामझाम करने की क्या जरूरत है, इतने देश में जाना, कहीं पुर्जे कहीं और बन रहे हैं, कहीं और वो जुड़ रहे हैं, कहीं और बीपीओ है यानी कि कॉल सेंटर है। फायदा ये है कि 50 से 60% ये सारे देश जो हमने देखे वहां पर जो जो चीजें वहां से ली जा रही है वो सस्ती है। तो विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से कैसे जोड़ता है, ये कैसे जुड़ाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एमएनसीज हैं वो सरकारी नीतियों पर बड़ी पैनी नजर रखती हैं और वो ये देखती हैं कि किस देश की किस नीति में उनका फायदा है। जो परिसंपत्तियां होती हैं, एसेट्स होते हैं, जैसे आपको कहीं अगर स्थापित करना है अपना बिजनेस या इंडस्ट्री, तो जमीन चाहिए, भूमि चाहिए, मकान चाहिए, या फिर कहें एक बिल्डिंग चाहिए, मशीन चाहिए और भी उपकरण है। तो उन सब में या कहें उन सब के खरीद में जो पैसा लगता है, व्यय की गई मुद्रा, इसी को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसी को हम निवेश कहते हैं। तो जो एक एमएनसी, मान लीजिए एमएनसी किसी देश में इन्वेस्ट कर रही है, तो किस में इन्वेस्ट कर रही है, किस में निवेश कर रही है? भूमि में, भवन में, मशीन में और बाकी जो उपकरण है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा ये जो निवेश किया जा रहा है, इसी को हम विदेशी निवेश कहते हैं, इसी को हम एफडीआई कह सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या विदेशी निवेश कहते हैं। अब एक और चीज है इसमें, वो क्या करती है कि मान लीजिए एमएनसी जो है एक देश में आई, यहां की कंपनी के साथ वो मिली या उनके साथ एक पैक्ट हुआ, उनका एक आपस में उन्होंने बात की, और फिर इस कंपनी के सहयोग से इस कंपनी, जिसे हम स्थानीय कंपनी कहेंगे, अगर हिंदुस्तान की कंपनी है कोई जो हिंदुस्तान से ही बनी है, हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान की चीजों के हिसाब से चलती है, तो स्थानीय कंपनियों के साथ वो जुड़कर एक संयुक्त रूप में, कंबाइंड रूप में, कलेक्टिव रूप में काम करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इससे इनको दोहरा लाभ हो जाता है। एमएनसी जो बाहर की कंपनी है, मान लीजिए यूएस की कंपनी है, वो इंडियन कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है, तो पहला जो फायदा होता है वो ये है कि कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां मतलब ये होता है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छा खासा फंड है, वो यहां पर आकर धन प्रदान करती हैं पहला। तो इस देश को, जैसे हिंदुस्तान की बात करें, हमको पैसा मिलेगा, डॉलर में मिल सकता है या अच्छे करेंसी में मिल सकता है। दूसरा यह है कि जो एमएनसी आ रही है वो अपने साथ एक जबरदस्त तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट प्रौद्योगिकी या साइंस और टेक्नोलॉजी लेके आती है। तो ये किसी भी देश में जहां जाती है वहां पर यह माना जाता है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी ये लेके आएंगी, नवीनतम जो टेक्नोलॉजी है वो लेके आएंगी। अब एक साहब यहाँ पर है, वो ये कह रहे हैं इस कारखाने को हम करते हैं दूसरे देश में डालते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम खर्चीला हो गया है। तो यही दिमाग में होता है जो एमएनसी के लोग हैं कि भाई उस जगह हम जाएं जहां पर हमारा काम, हमारा पैसा या प्रॉफिट हमें मिले
और काम थोड़ा आसान हो, वहां पर सरकार की नीतियां हमारे अनुकूल हो। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे जो आम रास्ता है वो क्या है कि यहां हमारी एक कंपनी है एमएनसी किसी देश में, चाहे यूएस में मान लीजिए, और उसके बाद वो गई हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान से उसने एक कंपनी को खरीद लिया। ये सबसे बढ़िया और सबसे इजी और सबसे आम रास्ता है, यही सबसे नॉर्मल तरीका है। और उसके बाद क्योंकि एक बाहर की कंपनी जब आती है, पैर पसारना, जानना इस देश को, यहाँ के लोगों को, क्योंकि उत्पादन उसी हिसाब से करना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर ये रहता है कि एक कंपनी को खरीद लिया जाए और उस कंपनी से काम आगे बढ़ाया जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जो यूएस की कंपनी है कारगिल फूड्स, इन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान में आए, इन्होंने परख फूड्स को खरीद लिया। अब जो परख फूड्स जो है वो भारत में ऑलरेडी उनका एक बहुत बड़ा व्यापार था, ट्रेड था, विपणन जिसे कहते हैं, व्यापार या ये कहें ब्रांड था। यानी एक ऑलरेडी उनके पास तंत्र तैयार था जिससे वो पूरे देश में उनका फैला हुआ था और वहां से वो ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, अपनी चीजों को इधर उधर भेजते थे और प्रॉफिट लेते थे। तो ये ब्रांड काफी प्रसिद्ध था, तो लोग ऑलरेडी परख फूड को जानते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, हीरो हिंदुस्तान की कंपनी, होंडा बाहर की कंपनी। इसी तरीके से मारुति हिंदुस्तान की कंपनी है, सुजुकी बाहर की कंपनी। तो ये दोनों मिल गए, हीरो होंडा और मारुति सुजुकी मिल गए। इसी तरीके से कारगिल फूड परख फूड के साथ मिल गया। जो परख फूड ऑलरेडी देश में उसका तंत्र तैयार था, उस तंत्र का फायदा किसने ले लिया, कारगिल फूड्स ने। अब कारगिल जो है कंपनी 50 लाख पैकेट, जो भी वो बनाते हैं, खाद्य तेल बनाते हैं, वैसे खाने का तेल, उस 50 लाख पैकेट प्रतिदिन तैयार करते हैं और अब ये सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन चुकी है। जो एमएनसीज हैं, अगर मैं इनके बारे में और आपको बताऊं तो एमएनसी की जो इनका बजट होता है या ये कहीं इनकी बैलेंस शीट होती है, इनका जो पैसा होता है वो कई ऐसे देश हैं जिनसे ज्यादा होता है, उनकी इकोनॉमी से ज्यादा होता है, उनकी संपत्ति से ज्यादा होता है। ऐसे कई देश हैं जिनसे बहुत ज्यादा पैसा एमएनसीज के पास है। तो जो विकसित देश हैं उनकी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये छोटे उत्पादकों को ऐसा करते हैं, जैसे हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। यानी अगर कोई छोटा पार्ट बनाना है तो वो क्या करेंगे, एमएनसीज, ये छोटी, जैसे एमएनसी है वो यहाँ पर आएगी, एक कंपनी को देखेगी और उससे बोलेगी कि आप ये हमारा काम कर दीजिए, जैसे वस्त्र बना दीजिए, जूते चप्पल बना दीजिए, खेल के सामान बना दीजिए। तो ये कंपनी बना के इनको दे देगी वापस, और ये अपना नाम लगा के या ब्रांड का नाम लगा के इसको बेच देंगे। ये भी एक तरीका है। जैसे चित्रों से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विकासशील देशों में, जीन्स अमेरिका में जो विकासशील देश से बन के जा रही है, हमारे देश से या फिर आप कहें बांग्लादेश से 6,500 रुपए में बेची जाती है। यहां पर आप देखिए लुधियाना में एक घर है और इसमें इन्होंने एक फुटबॉल बना रहे हैं, उसका एक काम दिया हुआ है। तो यहाँ पर लोग इसको बनाने में लगे हैं। अब ये जो फुटबॉल बन जाएगा, तो चाहे ये कॉस्को का हो या फुटबॉल एडिडास का हो, जिस भी कंपनी का हो, उस नाम से ब्रांड इसका लग के बिकेगा। व्यापारिक हितों के कारण, क्योंकि इसमें ट्रेड इन्वॉल्व है। आपने देखा कि पहले जमाने में जब हम अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे आई थी, व्यापार के कारण आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो फिर बाद में विदेशों में ये कहें कि अंग्रेज को हिंदुस्तान में एंटर करने का एक साधन बना, एक रास्ता बना। तो विदेश व्यापार घरेलू बाजार यानी अपने देश के बाजार से बाहर के बाजारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को अवसर प्रदान करती। और ये कहिए कि आपका सामान दूसरे देश में जा रहा है, जैसे हिंदुस्तान का सामान, इंडिया का सामान किसी और जगह जा रहा है, तो ये एक अवसर है, विदेशी व्यापार का एक अवसर है। घरेलू बाजार ये कहें, यहां से सामान बाहर बेच सकता है। तो उत्पादक केवल अपने देश में बाजारों से ही या कहीं बाजारों में ही अपने उत्पादन नहीं बेच रहे, बल्कि बाहर भी विश्व के अन्य देशों में भी अपना सामान बेच रहे हैं। और बाकी देशों से, क्योंकि इस देश में जरूरी नहीं इंडिया का भी सामान हो सकता है, बांग्लादेश का भी सामान हो सकता है, पाकिस्तान का भी सामान, तो इन देशों से जो यहाँ के स्थानीय हैं, जैसे मान लीजिए यूएस में बेच रहे हैं, तो यूएस की जो कंपनियां हैं उनसे भी आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, साथ में बांग्लादेश, पाकिस्तान से भी आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और जब प्रतिस्पर्धा होती है, जब कंपटीशन होता है, तो चीजों की गुणवत्ता में उद्धार होता है, चीजों की क्वालिटी बढ़ती है और कंज्यूमर को सस्ते दामों में चीजें मिलती है जब कंपटीशन बढ़ता है। तो दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से भी अब देखिए यूएस वालों को क्या फायदा हो रहा है। यूएस वालों को, जैसे मैंने अभी भी कहा कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आ रहा है सामान, तो यूएस के हो सकता है कंपनी का सामान महंगा हो, यहाँ पर सामान सस्ता हो, तो उनको विकल्प मिल जाता है। वो जरूरी नहीं कि यूएस के सामान खरीदे।
अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो अगर मैं एक ढाबे पे जाऊंगा और मैं मैकडोनल्ड्स में जाऊंगा, मैं बर्गर खा लूंगा, तो मेरा पेट वहां भी भर जा रहा है, मेरा फटाफट बिल भी जा रहा है, और ढाबे में थोड़ा समय भी लग रहा है, थोड़ा सा साफ सफाई की भी दिक्कत हो सकती है। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन है कि भाई हम कहीं जाके भी खा सकते हैं, तो हम जो वहां के खरीदार हैं उनको फायदा हो जाता है। भारत में चीन के खिलौने, इसको इस तरीके से समझिए कि ये स्टेशनरी, टॉयज, गेम्स की दुकान है। यहाँ पर जो सामान है वो कहाँ का आ रहा है? चीन के जो निर्माता हैं या विनिर्माता हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उनको भारत में खिलौने निर्यात करने का एक अवसर पता चला, जहां खिलौने अधिक मूल्य पर बेचे जा रहे हैं। वे भारत को खिलौने निर्यात करना आरंभ कर देते हैं, भारत में वो खिलौने भेजना आरंभ कर देते हैं। अब भारत में खरीदारों के पास दो ऑप्शन हो गए, भारत का खरीदे या चीन का खरीदे। सस्ते दाम और नए डिजाइन के कारण जो चीनी खिलौने हैं वो बड़े लोकप्रिय हो गए। एक वर्ष में ही जो खिलौने हैं वो 70 से 80% दुकानों में भारतीय खिलौनों की जगह चीनी खिलौनों ने उनकी जगह ले ली, क्योंकि चीजें अच्छी भी दिख रही हैं, सस्ती भी दिख रही है। अब भारत के खिलौनों की अब अगर हम देखें कि भारत के बाजार में खिलौने पहले की तुलना में सस्ते हो गए, क्योंकि उनको कंपटीशन करना है चाइनीज सामान से। तो ये हो क्या रहा है कि व्यापार के कारण चीनी खिलौने भारत में आए, प्रतिस्पर्धा हुई, कंपटीशन हुआ, चीनी खिलौने थोड़े से बेहतर साबित हो गए। अब भारतीय खरीदारों के सामने विकल्प भी मिल गए, तो इससे क्या हुआ, चीन के जो खिलौना निर्माता है उन्होंने और व्यवसाय फैलाया, और भारतीय खिलौने जो बना रहे हैं उनको थोड़ी सी हानि हो गई, क्योंकि उनके खिलौने कम बिकने लगे। तो अब उनके पास भी ऑप्शन है कि भाई अब तो हमें अच्छा खिलौना बनाना पड़ेगा, सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, तभी हमें फायदा होगा। तो इस तरीके से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है जब आप एमएनसीज की बात करते हैं, या फिर आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बात करते हैं, जब वो आयात और निर्यात होता है सामान का। वैश्वीकरण क्या है, पहले मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगा। यहाँ पे ये वही है कि सिले सिलाए कपड़े, वस्त्रों के एक छोटे व्यापारी ये एमएनसी या कहें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ब्रांड और आयात दोनों से बहुत जबरदस्त इनको प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है, क्योंकि इन्हीं दामों में अगर बाहर का सामान मिले तो लोग इसको खरीदेंगे। तो अगर हम देश ने, उनके उत्पादक एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, हजारों मील दूर होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में कंपटीशन हो रहा होता है। तो एक तरीके से आप समझिए कि विदेश व्यापार, जो एक दूसरे देश के बीच में व्यापार ट्रेड हो रहा है, वो इन देशों के बाजारों को भी आपस में जोड़ता है। जैसे अभी हमने चाइना और इंडिया का एग्जांपल ले लिया खिलौने का, और साथ में एकीकरण भी हो जाता है, क्योंकि एक ही देश में चाइना का भी सामान मिल रहा है और साथ में हिंदुस्तान का भी सामान मिल रहा है। तो सवाल अब उठता है, वैश्वीकरण है क्या, या वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण में साहब ये कहते हैं वैश्वीकरण में मजा है। बच्ची कहती है ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत ना चुकानी पड़े। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम फिर से पिछले 30 सालों को देखें तो बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है उन जगह की तलाश कर रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए, वो जहां वो सामान अपना बनाना चाहती हैं, अपना प्रोडक्ट बनाना चाहती हैं, वो उनके लिए सस्ता हो। तो विदेशी व्यापार का एक बहुत बड़ा भाग्य, या कहें बहुत बड़ा सेक्टर, एक फील्ड, ये एमएनसी द्वारा नियंत्रित है, या मतलब एमएनसी इसे गवर्न कर रही है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। जैसे भारत में अगर हम आते हैं तो फोर्ड मोटर्स ये कार का संयंत्र केवल भारत के लिए ही नहीं बना रही है, यानी हिंदुस्तान के लिए फोर्ड मोटर्स केवल भारत के लिए कार नहीं बना रही है, बल्कि भारत के अलावा बाकी देशों के लिए भी, और जो विकासशील देश है उनके लिए भी सामान बना रही है, और वह अपने कारखानों के लिए कार के पुर्जे हैं उनका वो निर्यात भी कर रहे हैं। तो सामान बन रहा है, उनका निर्यात भी हो रहा है। ये भी एक वैश्वीकरण की आप परिभाषा समझ सकते हैं। तो अधिक विदेश व्यापार, जब ज्यादा विदेशी व्यापार होता है और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, या बाहर की मुद्रा हम जब हम किसी देश में लगती है, तो उससे जो जितने देश की बात हो रही है उनके बाजारों में और उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है उनमें आपका एक एकीकरण होता है, इंटीग्रेशन होता है। देशों में जो संबंध है, क्योंकि अलग अलग देश आपस में एक तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, तो तीव्र एकीकरण हो रहा है। इसी को हम वैश्वीकरण कहते हैं, इसी को हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन थोड़ा अलग है
ग्लोबलाइजेशन का मतलब जब आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है, और साथ में इसमें रोल कौन अदा कर रहा है, एमएनसीज कर रही हैं। तो जब निवेश होता है, कहीं पैसा लग रहा है या व्यापार हो रहा है, तो दो देश एक तरीके से आपस में आ जाते हैं, एक संबंध में आ जाते हैं, और एक पूरा का पूरा जो ग्लोब हम देखें, वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, सारे देश जब एक साथ काम करते हैं, एक ही तरीके से काम करते हैं या आपस में मिलकर काम करते हैं, उसे हम परस्पर संबंध और जो इंटीग्रेशन हो रहा है उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। चाहे वस्तु ले, सेवाएं ले, निवेश ले या प्रौद्योगिकी ले। इसके अलावा विभिन्न देशों के बीच लोगों का आवागमन भी तो हो रहा है। लोग, अगर आप मान लीजिए कि आपका यूएस से इंडिया में काम हो रहा है, तो यहाँ के लोग यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, आना जाना होगा, तो यहाँ पर भी लोग जुड़ेंगे, लोग आपस में बात करेंगे, लोग आपस में अपने चीजें शेयर करेंगे, जोड़ेंगे, एक माध्यम है इसका। तो लोग हमेशा अच्छी आय के लिए या अच्छे रोजगार के लिए या अच्छी शिक्षा के लिए एक दूसरे देश में जाते हैं। बहुत सारे जो आईआईटीएंस हमारे यहाँ होते हैं या फिर हमारे जो एनआईटीएंस होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो विदेशी, खासतौर पे यूएस की या यूरोपीय बहुत अच्छी अच्छी जो यूनिवर्सिटीज है उसमें जाके पढ़ें, अच्छी आय कमाएं यहाँ पर रोजगार करके, और उन्हें अच्छा पैसा मिले, अपनी जो भी मेहनत की है उसका उन्हें मेहनताना अच्छा मिले। वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक क्या है, इसकी चर्चा हम अगले डिस्कशन में करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।